नमस्कार दोस्तों। टॉपर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है, टॉपर सीरीज। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टॉपर सीरीज में क्या क्या रहने वाला है। तो इस टॉपर सीरीज के अंदर सभी सब्जेक्ट के एक अक्सर 10th के संबंध में देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट के MCQs रहने वाली है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आज की क्लास हम देखेंगे साइंस के बारे में। किसके बारे में भाई? साइंस के बारे में देखेंगे कि साइंस में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें 1 2 3 करके ऐसे सीरीज चलती रहेगी और सभी चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन लेते रहेंगे और जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी लेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ और आप भी उत्तर देने का प्रयास करें अपने मन में और कमेंट सेक्शन में उत्तर दें साथ साथ में कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है, और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो गिरेगी सीरीज। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। पहला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार का है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो कह रहा एक नियम होगा, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं या चार हो सकते हैं। तो दोस्तों बताएं प्रकाश के आपने कितने नियम पढ़े हैं। तो अगर इस चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं, प्रकाश वाले चैप्टर का नोट्स बना हुआ है, दे रखा है, क्लास ली हुई है। तो हमने प्रकाश के सिंपल से दो नियम पढ़े भाई। कितने? दो नियम। कौन कौन से? वापस आपको याद दिला दें कि पहला नियम क्या होगा। पहला नियम हमने पढ़ा कि कोण आई बराबर होगा किसके? कोण आर के, यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। और दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा भाई? दूसरा नियम पढ़ा कि आपतन कोण यानी आपतित किरण, ऐसा पढ़ा था। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव किस एक ही तल में स्थित होंगे, कुछ इस प्रकार से पढ़ा था। यहाँ से आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होंगे। ये परावर्तन के दो नियम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। नेक्स्ट देखें। दूसरा प्रश्न है वायु में, दूसरा प्रश्न देखें। वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है किरण। अब ये प्रश्न आपको याद आ रहा होगा किससे संबंधित है भाई? देखो वायु, पहला माध्यम कौन सा होगा? वायु। और आगे वाला कौन सा है? जल। यानी वायु से जल में जा रही है। तो आपको पता है कि वायु का अपूर्णांक जल के अपूर्णांक से कम होता है। यानी ऊपर वाला माध्यम क्या है? ये हो गया वायु, और ये नीचे वाला क्या हो गया भाई? जल। अगर ऐसा देखा जाए तो आपको पता है वायु से जल में जा रही है, यानी ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। कैसा है? विरल माध्यम है। और ये कैसा है भाई? सघन माध्यम है। यानी विरल से सघन में जाने पर आपको पता है प्रकाश किरण, यहाँ अगर अभिलंब है तो प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है थोड़ी सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिलंब से की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधी निकल जाएगी या परावर्तित हो जाएगी। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि विरल से सघन में यानी वायु से जल में जा रही है। वायु का अपूर्णांक 1.003 और जल का अपूर्णांक 1.5 समथिंग होता है। तो अभिलंब की ओर झुक जाइए, यानी हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी किसे कहते हैं भाई? आपको पता है लेंस दो प्रकार, एक होता है उत्तल और एक अवतल। उत्तल और अवतल। अब उत्तल को आपको पता है अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ये अपसारी पूछ रहा था, अपसारी कौन सा होगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। उत्तल को क्या कहेंगे? ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं उत्तल लेंस को और दूसरा नाम क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें। आगे का प्रश्न है किसी बिंब का, नेक्स्ट आगे का प्रश्न है किसी बिंब का, सॉरी,
चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, किसी बिंब का वास्तविकता समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। ये कह रहा है किसी बिंब यानी बिंब का मतलब वस्तु, उसका प्रतिबिंब कैसा चाहिए, हमें वास्तविक भी चाहिए। अब वास्तविक चाहिए तो और समान साइज का चाहिए तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस, लेंस किस लेंस की बात कर रहा है, ये उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहा है, सामने कहाँ रखना चाहिए। तो आपको पता है समान साइज का और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सदैव ही कहाँ पर रखना चाहिए, वक्रता के अंदर सी पर रखना चाहिए वस्तु को। और वक्रता के अंदर सी क्या होता है, आपको पता है कि ये सी है, ये होता है भाई, अगर उत्तल लेंस इस प्रकार से देखा जाए तो ये इसका मुख्य फोकस, ये इसका मुख्य फोकस एफ एफ कह सकते हैं। और एफ से दुगुना क्या होता है भाई, सी होता है। एफ से दुगुना क्या होता है, सी, यानी लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी पर, फोकस दूरी का दुगुना क्या आ जाएगा, वक्रता के अंदर आ जाएगा। और फोकस दूरी की दुगुनी को आपको पता है वक्रता त्रिज्या आर भी कहते हैं। और वहाँ पर जो बिंदु स्थित होगा उसका नाम क्या होगा, वक्रता के अंदर सी। तो इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि इसको कहाँ पर रखना होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कह देंगे बी ऑप्शन राइट होगा, लेंस की फोकस दूरी के दुगुनी पर। यहाँ पर ऑप्शन में आपको ये भी आ सकता है कि वक्रता के अंदर सी पर, तो वो भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास सामने कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग कौन सा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कॉर्निया, पारितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो आप बताएं, आपने अच्छे से पढ़ा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वो कौन सा भाग होता है। तो आपको प्रत्येक के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर कि कॉर्निया का काम क्या है, इसके बारे में इम्पोर्टेंस क्या है, इससे प्रश्न कहाँ बन सकता है कि कॉर्निया नेत्रदान के समय किसका दान किया जाता है भाई, नेत्रदान के समय किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का। तो ये नेत्रदान में काम आने वाला। पारितारिका, इसको आइरिस भी कहते हैं, और ये कहाँ काम आता है भाई, आधार कार्ड जब बनाया जाता है तो स्कैन कौन सा भाग किया जाता है, ये पारितारिका। पुतली, ये आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा बच गया भाई कि नेत्र, राइट ऑप्शन मतलब इस प्रश्न के संबंध में कि नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है भाई, दृष्टिपटल पर। कहाँ पर बनता है, तो दृष्टिपटल, यानी हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो गया दृष्टिपटल। अब दृष्टिपटल को देखें, कभी कभी रेटिना भी लिखा आ सकता है क्योंकि इसे इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से आपके सामने रेटिना भी आ सकता है। तो रेटिना और दृष्टिपटल एक ही बात है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू क्या होता है। ये कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, म्यू क्या होता है। तो अपवर्तनांक का आपने पढ़ा होगा कि म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर होता है किसके भाई, साइन आई अपॉन आर, या साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आई गुणा साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो आपतन कोण की जिया, आई का मतलब आपतन कोण और आर का मतलब परावर्तन कोण, और साइन को जिया बोला जाता है। तो आपतन कोण की जिया और परावर्तन कोण की जिया का अनुपात होता है। यानी यहाँ पर अपने ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखें। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। ये कह रहा है कोई लेंस है उसके आवर्धन का, तो आपको पता होना चाहिए कि आवर्धन होता क्या है। आपने देखा होगा कि आवर्धन हम हमेशा लिखते हैं कि एच डैश बटा एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं भाई, आवर्धन। अब आपको पता है दोनों ऊंचाई की बात हो रही है, ऊंचाई भी ऊपर वाली ऊंचाई भी किस में आएगी, मीटर में, और नीचे वाली ऊंचाई भी किस में आएगी, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो जो भी मान आएगा, जैसे 2 आया 3 आया, तो वो सिर्फ संख्यात्मक मान आएगा। और संख्यात्मक मान है तो इसका मतलब इसका कोई मात्रक है नहीं। तो इसका मात्रक क्या भाई, मीटर हो सकता है, तो कहेंगे मीटर नहीं हो सकता, सेंटीमीटर भी नहीं होगा, मिलीमीटर भी नहीं होगा, यानी ये कैसा हो गया,
मात्रकहीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन राइट है, किसी मात्रकहीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 8वां क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हर सेशन में बताता रहता हूँ कि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में सीधे सीधे छपेंगे, हर बार छपते हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरणन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तब आपको यहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन हो गई ये किससे संबंधित है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने सीधा सा बताया था कि जहाँ भी रंग से संबंधित बात आए कि सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय सूर्य का रक्ताभियान लाल दिखाई देना, जब रंग की बात हो स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना, किसी भी रंग की घटना की बात हो प्रकाश से संबंधित, तो उसमें राइट आंसर हमेशा क्या होगा भाई? परिकिरणन का होगा। और ऐसी स्थिति जिसमें भ्रम की स्थिति हो, कैसी हो? भ्रम, यानी हमें सिर्फ वास्तविक में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हमें भ्रम लगता है, ऐसा होता है, मन में दिखता है हमें बिल्कुल आंखों के सामने कि ऐसा हो रहा है, लेकिन होता नहीं है, यानी भ्रम की स्थिति पे होती है। तो उस कंडीशन में हमेशा ही आंसर क्या राइट होता है? अपवर्तन। ये कह रहा तारों का टिमटिमाना, और हमने पढ़ा है भी तारे टिमटिमाते नहीं हैं, और तारे अति दूरी पर होने के कारण हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं ओनली, केवल। प्रश्न के लास्ट में ऐसा लिखा है प्रतीत, तो भी समझना ना कि अपवर्तन की घटना है, प्रतीत होते हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा भाई? यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो ये घटना किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राइट ऑप्शन कौन सा है? बी। नेक्स्ट देखें भाई। यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करें इस क्लास को, और कंटिन्यू देखते रहें। आपके लिए प्रतिदिन क्लास आती रहेगी, समय समय पर टॉपर सीरीज सभी सब्जेक्ट भी आती रहेगी, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ अपनी तैयारी जांचते रहें, आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं लास्ट में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। 9वां प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये कह रहा है जो चालक का प्रतिरोध है ये किस पर निर्भर करता है? तो देखो, चालक की लंबाई पर। पहला ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, फिर है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो हमने पढ़ा है भाई, कोई भी चालक है और उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं भाई? आर से। और आर किस पर निर्भर करता है? हमने पढ़ा कि आर समानुपाती होता है किसके? एल के, यानी चालक की लंबाई के समानुपाती। और आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि चालक का प्रतिरोध है आर, प्रतिरोध आर है, ये पदार्थ की प्रकृति पर बड़ी निर्भर करता है कि पदार्थ किस प्रकृति का, यानी प्रकृति कैसे। तो हमने पढ़ा है भाई चांदी का सबसे कम होगा और बाकी का वैसे क्रमवाई बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार प्रकृति पर बड़ी निर्भर करता है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, तो बिल्कुल करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर बिल्कुल करता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है। तो इस प्रकार इन सभी पर, यानी इस उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसका सभी पर निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक है? अब विद्युत शक्ति, शक्ति यानी पावर हमने पढ़ा था, और इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक भी कुछ पढ़ा था। तो अब आप अनुमान लगाएं कि कौन सा हो सकता है, कौन सा आंसर राइट होगा? वाट, वाट प्रति घंटा, एम्पियर और ओम। आपको सभी पता होना चाहिए कि बाकी वाले सब भी, इसमें से एक ऑप्शन तो विद्युत शक्ति का है और बाकी तीन भी किसी के ना किसी के हैं। तो ये किसके, आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, अलग अलग लिख के कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, सामने लिख के ज़रूर बताएं। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा भाई? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, आप सभी जानते हैं, वो होता है वॉट। क्या होता है? वाट। और आपको पता है कि एक प्रश्न और भी आता है कि एक एच पी यानी हॉर्स पावर किसके बराबर होता है भाई? 746 वॉट। कितने वॉट? 746 वॉट की पावर होती है इसके अंदर, जिसको हॉर्स पावर बोला जाता है, अश्व शक्ति बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 11 क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई विद्युत परिपथ है, उसमें विद्युत धारा का मापन करना है, इसके लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाएगा। तो देखें भाई, पहला है गैल्वेनोमीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के सॉरी 2 ऑप्शन दे दिए हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन आप देखें इसमें से एक आंसर बिल्कुल राइट है, वो कौन सा है आप पहचान पाए। तो अगर देखा जाए तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर कहाँ प्रयोग किया जाता है भाई। कोई विद्युत परिपथ है और उसमें धारा, जो विद्युत धारा आई होती है वो उपस्थित है या नहीं, यानी उसमें धारा बह रही है या नहीं बह रही, धारा की उपस्थिति जांचने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है भाई, गैल्वेनोमीटर। कौन सा होता है, गैल्वेनोमीटर। अब वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या किया जाता है, विभवांतर मापने के लिए। कोई चालक है, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का। अब तीसरा कौन सा बच गया भाई, एमीटर। तो एमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एमीटर का प्रयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, कमेंट में लिखें कि एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 12वां क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज के संबंध में कौन सी बात सही है। ये कह रहा है फ्यूज का प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होना चाहिए, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को एक बार नहीं 2 बार पढ़ें और ध्यान से समझें। हमें पता है कि फ्यूज क्या है, परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और ये सुरक्षा का कार्य करता है। यानी इसका प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और गलनांक कम होना चाहिए। जैसे ही धारा का मान अचानक बढ़ेगा तुरंत पिघल कर वहाँ से टूट जाएगा और आगे की परिपथ में सप्लाई, यानी घरेलू में जो भी है सर्किट है उसमें सप्लाई बंद कर देगा, जिससे हानि होने से बच जाए। तो गलनांक तो क्या होना चाहिए, सीधी सीधी बात है कि ये जल्दी पिघल जाना है। गलनांक क्या होना चाहिए, कम। तो गलनांक कम वाले 2 ऑप्शन ही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, यहाँ से कैंसिल कर दें। अब इन दोनों में देखो भाई, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध और गलनांक दोनों कम होंगे तो भाई ये कब पिघलेगा, पिघलेगा ही नहीं, गर्म होगा नहीं। गर्म कब होगा, जब प्रतिरोध क्या हो, ज़्यादा हो। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध अधिक यानी तथा गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं, यानी चुंबक जैसा व्यवहार नहीं करता है। तो इसके संबंध में देखा जाए तो आप देखें, लोहा, लोहा बिल्कुल करता है भाई, चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। निकेल, निकेल भी होता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट भी होता है। लेकिन पित्तल आपने देखा होगा, घर में जितने भी बर्तन होते हैं पित्तल आप चुंबक लगा के देख सकते हैं, उसमें चुंबक से आकर्षित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करें, और पढ़ते रहें, साथ साथ में अपने आंसर भी देते रहें। नेक्स्ट देखें भाई, 14 प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। बोर्ड एग्जाम है, 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला कह रहा है 0 होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, और चौथा ऑप्शन है सभी बिंदुओं पर समान होता है। आपको बताना है एक विद्युत धारावाही पारिनालिका। पारिनालिका क्या होती है भाई, बहुत सारे इस प्रकार के कुंडली होती है तारों की, और यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है। इस प्रकार की परिनालिका होती है। तो ये कह रहा है इस परिनालिका के भीतर, यानी इसके अंदर की तरह जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है। यानी यहाँ पर सिरों पर ज़्यादा होता है, या बीच में ज़्यादा होता है, या सब जगह एक जैसा होता है, क्या होता है बताना है। तो यहाँ पर आप देखें तो सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका। हमने पढ़ा है कि भी
किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है। ये भीतर की बात हो रही है, ध्यान रखें। अंदर की तरफ बात हो रही है, बाहर की तरफ नहीं हो रही है। सभी बिंदुओं पर कैसा होता है, एक समान। कहाँ? परिनालिका के भीतर। तो इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भाई। 15वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? एम्पियर ने की, या बोर ने की, या फेराडे ने की, या ओस्टेड ने की? तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये थोड़ा सा सही से टाइप नहीं हुआ है, ये है ओस्टेड, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये था आज का सेशन। आज की सेशन में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही लिए थे, बाकी के नेक्स्ट क्लास में लेंगे। हर रोज़ ऐसे ही 10-15 क्वेश्चन लेके चलते रहेंगे एग्ज़ाम तक। और जहाँ तक है एग्ज़ाम तक 2 से 3 बार सभी पार्टों का 2 से 3 बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें अपना स्कोर बेटर करने के लिए। वैसे भी इस सीरीज़ का नाम भी क्या रखा है भाई? टॉपर सीरीज़, यानी टॉपर बनने के लिए लगातार जुड़े रहें। और ऐसी क्लास को आप जब भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, ऐसी क्लास को ज़रूर देखें। इससे आपका क्या होता है भाई, आपकी तैयारी कितनी है ये आपको पता चल जाता है। क्योंकि हम पढ़ते तो जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है कि परीक्षा में सवाल किस प्रकार से आएगा और हमें आंसर किस प्रकार से देना है। तो यहाँ से आप परीक्षा में आंसर देना सीख जाओगे, बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। तो मस्त रहें, जुड़े रहें हमारे साथ कंटिन्यू। और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी को इनका फ़ायदा मिल सके। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।